नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज हैं जदयू के नेता नीतीश कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पूरी ताजपोशी की तैयारी हो गई नीतीश जी? नहीं, ताजपोशी जैसी कोई भावना नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक फिर से जिम्मेवारी संभालने की आवश्यकता महसूस होने लगी, इसलिए मैंने इसके लिए हामी भरी है। और जब हामी भरी है तो पूरे मन से और जिम्मेवारी संभालेंगे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एक साल में आपका दिल पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट गया, फिर एक साल के अंदर ही आपको जिम्मेदारी का एहसास होने लगा? पिछले कुछ समय से जो स्थिति उभर कर सामने आ रही थी, उसमें सरकार के हर काम की जिम्मेवारी मेरे ऊपर भाजपा के द्वारा थोपी जा रही थी और लोगों को भी लगता था कि भाई हमने तो वोट दिया था आपको, मुझसे कहते थे, इसलिए हम लोग तो आपको जानते। आपने किसी को ये जिम्मेवारी सौंप दी, तो फिर मैं कोशिश करता था कि अब सरकारी कार्यों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, अब जिनकी जवाबदेही है वो देख रहे हैं, हम तो और कामों में थे। लेकिन जब हम संपर्क यात्रा पर निकले तो उस दौरान भी, बाद में भी, और इधर तो ये गति और ये आवाज़ बड़ी तेज हो गई। हर प्रकार से जो एक अचीवमेंट था उसमें गिरावट आने लगी। लेकिन तो लोग इसके लिए आप ही के थे नीतीश जी। हाँ, नहीं, ठीक बात है। तो इसके लिए कोई दूसरा जवाबदेह थोड़ी है। और किसी को भी बना सकते थे। ये निर्णय की चूक है, इसमें कोई शक नहीं है। अपनी भावना के मुताबिक हमने काम किया उस समय, और मुझको जो उस समय लगा, लोगों को हमने तैयार कर लिया। इस बात को मानने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद के दिनों में जो हालात बिगड़ने लगे और जब लोगों ने कहना शुरू किया कि जवाबदेही आपकी है, तो मुझको लगा कि मैं तो इस मामले में अकेला हूं। मेरे द्वारा लिए गए छोड़ने के फैसले के साथ तो कोई है ही नहीं, तो फिर मेरी प्रतिबद्धता तो बिहार के प्रति है। लेकिन हाँ, इसमें एक पॉलिटिकल रीजन तो था कि आप मुसलमानों के भी नेता होना चाहते थे, महादलितों के भी नेता होना चाहते थे, और बाद में एक सोशल इंजीनियरिंग करके एक पूरा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश में थे। उसी चक्कर में आपने जीतन राम मांझी को बनाया था। नहीं तो ऐसी उनमें क्या खूबी थी कि नीतीश कुमार ने उनको उठा के बना दिया था? ऐसी बात नहीं है, सोशल इंजीनियरिंग की बात नहीं। हम तो काम कर रहे थे, सबों के लिए काम कर रहे थे। हमने देखा, एक कलीग के नाते बनाया। देखिए, ये बात गलत है कि आज जो लोग कास्ट का एंगल दे रहे हैं, इसको जाति का कलर देने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं। मैंने बनाया, हमारे कलीग थे, सहयोगी थे मंत्रिमंडल में, और हमने देखा कि ये शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, और मुझको लगा कि भाई सरकार के काम काज का तो रोड मैप बना हुआ है, जिस डायरेक्शन में जाना है वो तय है, कार्यक्रम निर्धारित हैं, तो इन कार्यों पर अमल करना है और विवाद पैदा करने के बजाय काम पर ध्यान देना है। तो मुझको लगा कि इतने दिनों से हमारे साथ हैं मंत्रिमंडल में, तो मुझको लगा कि शायद ये, और बहुत बोलते भी नहीं थे, तो ये सोचकर और दूसरे लोगों को भी लगा कि नहीं, ठीक चॉइस है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके पीछे कोई जात नहीं था जो सोशल इंजीनियरिंग की बात की। हाँ, अब लोग जात की बात कर रहे हैं। सुशील मोदी हो चाहे जीतन राम मांझी हो, दोनों ये कहते हैं कि नीतीश बिना सत्ता के रह ही नहीं सकते। उनको सत्ता चाहिए। थोड़े दिन सत्ता से बाहर हुए नहीं कि फिर वो अपनी गोटी बैठा लेते हैं। इस तरीके से पहले इस्तीफा देंगे जबरदस्ती, फिर वापस सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। ये तो उनको मुबारक हो, ये तो उनको मुबारक हो जो इस तरह की बात करते। मेरे साथ काम किए हुए हैं सुशील जी, मैं थोड़ी कुछ कह सकता हूं। साथ थे तो क्या क्या नहीं बोलते थे, और आज एक दिन खाली नहीं जाता है। एवरी डे, प्रतिदिन उनको मेरे ऊपर कुछ बोलना है। हो सकता है कि इतना निकट संबंध रहा और मिलकर काम करते रहे,
तो उनको ऐसा लगता होगा कि अपनी पार्टी में और लीडरशिप के सामने नंबर प्राप्त करने के लिए कुछ मेरे ऊपर बोलना जरूरी हो सकता है, ये हो सकता है, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं। वो भी जानते हैं इतने दिनों से हम काम कर रहे हैं और हमने तो छोड़कर किसी को सौंपा। देखिए, विश्वास करना बुरा नहीं है, विश्वास पर ही दुनिया चलती है। विश्वास को जो तोड़ता है वो गलत है, विश्वास करने में कोई बुराई नहीं है। जीतन राम हमने मांझी विश्वास तो यही किया। कह रहे हैं कि जब तक हम उनके छत्र छाया में रहे, जहां हमने कोई डिसीजन अपना लेना शुरू किया तो नीतीश जी को हमसे अपना डिसीजन, पराया डिसीजन क्या होता है? हमारी छत्र छाया क्या जरूरत है? उनका तो एक वर्बल है कि मेरी हम लोगों औकात के बनने पास लगी तो नीतीश जी नहीं, को पचा नहीं, ये सब तो भ्रम है। वो औकात की बात करते हैं तो इस जगह पर जिस पार्टी ने बिठाया, जिस दल ने बिठाया, जिस व्यक्ति की या व्यक्तियों की जो भूमिका थी उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और रही छत्रछाया की बात, हम उस तरह के लोगों में से नहीं है। मैंने एक बार जिम्मेवारी सौंप दी, उस तरफ मुड़कर देखते भी नहीं थे, हम कभी कुछ नहीं कहते थे। जीतन राम मांझी ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि नीतीश जी एक बार हमसे कहते तो सही, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि जीतन राम मांझी अब इस्तीफा दे दो? उन्होंने नहीं, नहीं, कहा ही नहीं कि इस्तीफा दे दो। देखिए, हम कहाँ चाहते थे, हमको क्या जरूरत था? हमको तो कोई जरूरत नहीं था। और ये बात छोड़ दीजिए कि हम कह दें इस्तीफा दे देते, ये सब बनावटी बातें। 7 तारीख को जिस दिन हमारे विधानमंडल दल की बैठक थी, उस दिन सुबह, हम जानते थे रोज बोलते रहते हैं नीतीश कुमार जो कहेंगे मानेंगे, तो मैंने सुबह फोन किया और फिर वो आए अपने 2 साथियों के साथ, और हम थे, हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी थे और प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी थे, और हम लोगों के एक साथी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री थे विजेंद्र प्रसाद यादव जी। बातचीत हुई, बहुत देर तक समझाने की कोशिश हुई और कहा गया कि मीटिंग में आइए। उन्होंने कह दिया था मीटिंग बुलाने का राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकार ही नहीं है। अब जरा बताइए, पार्टी को अधिकार नहीं है विधायक दल की बैठक बुलाने का? चुनाव समाप्त होता है, उसके बाद कौन बैठक बुलाता है? या कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो पार्टी का अध्यक्ष बैठकर मूक दर्शक बना रहेगा, यह हस्तक्षेप करेगा? बैठक बुलाया तो हम लोगों ने समझा कि बैठक में आना चाहिए। अंत में हमने ये कहा कि आप बाहर बोलते हैं कि आप जो कहिएगा मानेंगे, तो मेरा कहा मान लीजिए और शाम की बैठक में आइए। और आप शाम की बैठक में आएंगे, दिन से मन से निकाल दीजिए, आप हटाए नहीं जाएंगे। ये आपने उनको कंफर्म किया था? बिल्कुल, ये आपने उनको कंफर्म किया था कि और शरद यादव जी ने भी कहा बिल्कुल नहीं, और बैठक होगी, आप आ जाइए। पार्टी की एक पार्टी की अथॉरिटी होती है, नहीं तो पार्टी ये की तो आप तरफ बहुत से। बड़ी बात बोल रहे हैं कि आपने ये कहा कि उनको ये आश्वासन दिया गया था कि आप बैठक में आइए और आप हटाए नहीं जाएंगे। बिल्कुल, और ये भी कहा कि बैठक किसी को हटाने के लिए और बनाने के लिए तो बुलाई नहीं गई है। तो विधायक शरद यादव जी ने बैठक बुलाई थी आज के हालात पर पूरी चर्चा करने का, और चर्चा करके क्या करना चाहिए, ये विधायकों के बीच में इस विषय पर खुली चर्चा होनी थी, और फिर वो जो चाहते वो निर्णय लिया जाता। इस मकसद से बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक में नहीं जाएंगे, बैठक अवैध है, आदि आदि कहने लगे। जिस पार्टी ने किसी को मुख्यमंत्री बनाया हो वो इस तरह की बात बोले तो हमने अंतिम बार भी समझाने की कोशिश की, आश्वस्त भी किया, हटाए नहीं जाइएगा, आज की बैठक में कुछ नहीं होगा। अध्यक्ष जी बैठक बुलाए हैं, बैठक में सब बात कहते हुए बंद कर देंगे बैठक को, लेकिन फिर भी नहीं माने। नहीं तो ऐसा हमने क्या पूछा हो गया कि भाई काहे के लिए आपके कमरे से बाहर निकलते ही उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी? यही तो है, यही तो है। और चारों तरफ से जो आवाज आ रही थी कि वो पार्टी के साथ नहीं थे, उनका अपना एजेंडा सेट हो चुका था, पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। सच पूछिए तो अपने एक्शन से हम लोगों के लाख पार्टी काडर को उत्साहित करके ऑर्गेनाइजेशन पर हमारे ध्यान देने या जनता परिवार के दलों के बीच में एका की बात को आगे बढ़ाने, ये सब काम करते हुए भी
इन लोगों ने अपने एक्शन से पार्टी को कुएं में धकेल दिया था। सच पूछिए तो जब पार्टी ने एक्ट किया है तो अब कुएं से बाहर आ गए हम लोग। अरे भाई, जो पार्टी बनाती है वो बदल भी सकती है। पार्टी को किसी को बनाने का अधिकार है तो इसी लोकतंत्र में उसको बदलने का अधिकार है। सिर्फ जनता दल ने अकेले किया है और पार्टियों ने नहीं बदला। भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बार नेताओं को बदला। तो ऐसा क्या हो गया था कि वो बागी हो गए? जीतन राम मांझी बागी सब बड़ा वो बागी कहना ठीक नहीं है। भाई बागी शब्द की तो अपने लीडर के खिलाफ बगावत की ना उन्होंने। अरे शरद ये यादव बगावत को बोला, उन्होंने आपको इसको भीष्म बगावत पितामह बोल कहते दिया, उन्होंने तो ये आपके बगावत- त्यागी को यमदूत बोल दिया। ये बगावत इसको नहीं कहते। बगावत इसको सब थोड़ी कहते हैं। ये बगावत नहीं है। बगावत में तो कुछ दम होता है, क्रेडेंस होता है। बगावत तो एक बड़ी चीज होती है, बागी होना थोड़ी होता है। तो ये सब तो दल के पीठ में चूरा भोंकना, ये बगावत है थोड़ी। इसको बगावत कहते। जिसको सत्ता सौंप दीजिए और वो अपनी मर्जी से काम करे, यानी सरकार तो मिल ही गया है, अब पार्टी वगैरह कोई चीज नहीं है। अपना एजेंडा हम चलाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करेंगे, आपका सत्यानाश कर देंगे, आपको इस लायक नहीं छोड़ेंगे, कर लीजिए मर्जर, हम किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। यहां तक बयान दे दिया था कि हम समेट कर सब चीज चले जाएंगे। तो देखिए, सब चीज को बागी नहीं कहते। बागी होना तो फिर भी उसमें एक दम होता है। कि एक इसमें क्या दम व्यक्ति है? जो कि जिसे पता था कि वो किसके बदौलत चीफ मिनिस्टर बना है। अब ये सब चीज तो पूछना चाहिए, सब अध्ययन का विषय है। इस देश में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल रहा है। बहुत लोग खोज रहे हैं। और ये कोई साधारण इंसिडेंट नहीं है, साधारण घटना नहीं घटी है। इसकी चर्चा बहुत दिनों तक लोग करेंगे। पर आपकी मेरा इमेज पर व्यक्तिगत तो कुछ धक्का नहीं लगा ना नहीं, नीतीश जी। मेरे इमेज पर धक्का इनके कुछ इस तरह के एक्शन से नहीं लगा। मेरे धक्का लगा कि भाई आपके ऊपर हमने भरोसा किया तो आप जो छोड़कर चले गए। दरअसल आप समझ लीजिए हम लोगों की क्या स्थिति थी। ये अपनी मर्जी से जो कुछ आवे बयान देते थे, जो कुछ किया आवे अनाप शनाप काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग आलोचना करते थे, एक एक चीज की आलोचना करते थे और सबकी जिम्मेवारी मेरे मत्थे पर थोपते थे। वही तो वो लोग कहते हैं कि तो नीतीश कुमार को मोदी वायरस लगा रहता है। अरे नहीं, उनको लगा हुआ है वायरस। हम लोग तो बिल्कुल अपने मोदी के नाम पर उन्होंने एनडीए से वो निकले, लेकिन खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। मोदी के नाम पर आपने अपनी सीएम की कुर्सी दी और जीतन राम मांझी को बनाया। अब आप वही मोदी जो हैं, उन्होंने मांझी को अपने साथ कर लिया। अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी, तो हर तरफ से शिकस्त तो नीतीश कुमार को ही मिल रही है। नहीं, शिकस्त की कोई बात ही नहीं है और यह हार और जीत का प्रश्न नहीं है। जिस दिन हम लोगों ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया, उस दिन ही हमने कहा कि इसका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए नफा और नुकसान के लिए फैसला नहीं है। फैसला है हम इस रास्ते पर चल ही नहीं सकते, हम लोगों के लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है। मेरा कोई किसी से व्यक्तिगत दुराग्रह नहीं है, मैं बता दूं। मैं किसी से व्यक्तिगत राजनीति में शत्रुता का भाव रखता ही नहीं हूं। भाई, एक राजनीतिक दल के नाते हमें अपना पॉलिटिकल लाइन तय करने का हक है या नहीं है। अगर बीजेपी के साथ अलायंस का हम फैसला ले सकते हैं तो हम बीजेपी से आगे अपना अलायंस जारी नहीं रखने का भी फैसला ले सकते हैं। अब ये वही बीजेपी है, वही अटल जी वाली पार्टी। अडवाणी जी की क्या इज्जत बची? अडवाणी जी को भले ही कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को देखकर अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये उनका अंदरूनी मसला है। लेकिन अब वो पार्टी जब रही ही नहीं, लेकिन आप वो पार्टी रही ही नहीं कर सकते ना कि जिनके खिलाफ आप खड़े हुए, जिनके खिलाफ आपने आवाज बुलंद की, वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। हम व्यक्ति के खिलाफ कभी खड़े नहीं हुए। हम तो नजरिया के खिलाफ खड़े हैं और आज भी खड़े हैं। और हार और जीत इसमें कोई खास बात नहीं।
अगर हम लोग लोकसभा के चुनाव में हार गए तो तुरंत उपचुनाव हुआ, उसमें जीत गए। वो दिल्ली के 7 सीट पर विजयश्री हासिल करने में विजयश्री हासिल किया उन्होंने, और अभी क्या हुआ, 70 में से मात्र 3 सीट। ये बताइए कि जीतन राम मांझी इतने सशक्त कैसे हो गए हैं? आज की डेट में पूरी पार्टी से लीडरशिप से उन्होंने पंगा ले लिया है, सबसे पंगा ले लिया, ऐसे सशक्त हो कैसे उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी। पर भारतीय जनता पार्टी को क्या मिलेगा उनसे? भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा कि हमको जितना नुकसान पहुंचाए, जनता दल यू को नेस्त नाबूद जितना कर सकें, जितना नुकसान पहुंचाए, जितना बर्बाद कर सकें, उनको प्लेजर होता है। अपने प्लेजर के लिए काम कर रहे हैं बीजेपी के लोग। क्या होगा राजनीतिक परिणाम वो तो अलग है, जनता मालिक। अच्छा, मांझी क्या करेंगे ये बताइए, मांझी क्या करेंगे? ये वो जाने। नहीं, अब इतना कुछ तो कर दिया। जिस पार्टी ने सब कुछ किया, उस पार्टी को बर्बाद करने के लिए, उस पार्टी का नुकसान करने के लिए कुछ छोड़ा तो नहीं। आपको लगता है क्या कि बिहार में गवर्नर्स रूल भी हो सकता है? बीजेपी की सोच यही है, कोशिश यही है, बीजेपी चाहती यही है। मांझी जी को तो मोहरा बना लिया है। गवर्नर ने कहा है जो मांझी जी चाहे वो सब करते जा रहे हैं। लेकिन अंतोगत्वा उनकी इच्छा है कि यहाँ ये न प्रकार ना प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाए। तो आपको लगता है कि क्या कि राजभवन नहीं बोलना से चाहिए? पॉलिटिक्स हो रही है? देखिए उनको नहीं बोलना चाहिए था, और इस प्रकार के डिबेट में उलझना नहीं चाहिए। बीजेपी पूरे तौर पर इसमें आकंठ डूबी हुई है, और समय रहते हम लोग चेत गए, वरना अगर इसी प्रकार जारी रहता तो 2-3 महीने के बाद हम लोग मर्जर भी कर लेते, कुछ बचता नहीं, हालत ये होती। तो ये मान लिया जाए कि 20 तारीख को आप बहुमत सिद्ध कर लेंगे? हमें नहीं बहुमत सिद्ध करना है 20 को तो राज्यपाल महोदय ने अभी की जो सरकार है उसको मौका दिया बहुमत सिद्ध करने का। वो करेंगे या नहीं करेंगे ये उनके ऊपर है। तो ये थे आमने सामने में नीतीश कुमार जी। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।